हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मिश्रा एंड वेलकम इन हजलास आईएएस। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है बजट। बजट देखिए, हम इस एग्जांपल समझेंगे, इस फैमिली एग्जांपल समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक इंसान अपना परिवार इसलिए बनाता है, बच्चे इसलिए पैदा करता है ताकि वो बुढ़ापे में उनका सहारा बने। पर ये बच्चे कहीं और ही बिजी हैं, इसलिए बच्चन साहब को अपना फैमिली का मेंटेनेंस खुद ही करना पड़ेगा, अपने फैमिली खर्चे खुद ही मेंटेन करने पड़ेंगे। तो अमिताभ बच्चन क्या करते हैं, जो भी परिवार का खर्चा है उसको देखते हैं, खर्चा कहीं ज्यादा ना हो जाए इसलिए क्या करते हैं, वो महीने की शुरुआत में एक एस्टिमेट लगाते हैं कि भाई हमारा इनकम इतनी है, हमारी इनकम इतनी है तो हमारा खर्चा भी उतना होना चाहिए। हम लोग भी अपने परिवारों में ऐसे ही करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, महीने की शुरुआत में ही एक एस्टिमेट लगाते हैं कि भाई हमारी इनकम इतनी है, हमारा एक्सपेंडिचर इतना ही होना चाहिए। अगर हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर में डिफरेंस हुआ, मतलब एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा हो गया तो नुकसान हो जाएगा। अच्छा, इसे कहते क्या है, पर ये जो इनकम और एक्सपेंडिचर का जो हम एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, ये जो हम महीने की शुरुआत में जो हम एस्टिमेट लगाते हैं, इसे कहते क्या है? इसे कहते हैं बजटिंग करना। मतलब आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर को एक मेंटेन करना, उसको कैलकुलेट करना, इसे क्या कहते हैं? बजटिंग कहते हैं। क्या ये तो हो गया परिवार का एग्जाम्पल। क्या हमारे देश में भी ऐसा होता है? क्या हमारा देश में से करता है? बिल्कुल करता है। हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट चुनते हैं, आम जनता एक गवर्नमेंट चुनती है और वो गवर्नमेंट देश का खर्चा मेंटेन करती है, खर्चा करती है, देश में खर्चा करती है। अब वो अपने जेब से पैसा खर्च करेगी नहीं, वो क्या करेगी, कहीं ना कहीं से इनकम लाएगी, पैसा लेके आएगी और उस हिसाब से क्या करेगी, खर्चा करेगी। अब इनकम और खर्चे के बीच में, जैसे बच्चन साहब ने करा है, जैसे हम अपने परिवार में करते हैं, इनकम और खर्चे में एक बैलेंस रहे, खर्चा ज्यादा ना हो जाए इनकम से, इसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट, एक एस्टिमेट बनाती है। गवर्नमेंट एक अंदाजा लगाती है कि भाई आने वाले साल में, अब हम तो महीने का लगा रहे हैं, गवर्नमेंट साल का लगाती है। गवर्नमेंट बोलती है कि आने वाले साल में भाई हमारी इतनी इनकम हो जाएगी और हमारा क्या होगा, इतना खर्चा होगा। इस हिसाब से क्या करते हैं, गवर्नमेंट एक डॉक्यूमेंट रिलीज करती है जिसमें गवर्नमेंट एक एस्टिमेट प्रेजेंट करती है इनकम और एक्सपेंडिचर का। उस डॉक्यूमेंट क्या कहते हैं, उस डॉक्यूमेंट कहते हैं बजट। समझ में आ गया? बजट एक सिंपल सा एक मेथड है अपनी लाइफ इजी करने का, अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने का, अपना जीवन अच्छा करने का एक तरीका है जिससे हम अपना जो एक्सपेंडिचर है, अपनी इनकम है, उसको मेंटेन कर पाए, उसको एक बैलेंस बना पाए। और इसी एस्टिमेट को, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बजट कहते हैं। डेफिनेशन देख लो आप, बजट इज अ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वाई एनुअल? क्योंकि साल में कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसलिए क्योंकि ये पैसे से रिलेटेड है, इसलिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, कंटेनिंग एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। एस्टिमेटेड है, हम अंदाजा लगा रहे हैं कि आने वाले साल में, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हमारा कितना रेवेन्यू, मतलब कितनी इनकम होगी, कितना एक्सपेंडिचर होगा फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। देखो, फाइनेंशियल ईयर माने क्या होता है, जनरली जो हमारा ईयर होता है, नॉर्मल ईयर, वो जनवरी से दिसंबर होता है। फाइनेंशियल ईयर मतलब जो हमारा देश एक पर्टिकुलर ईयर, मतलब पर्टिकुलर ईयर मतलब ये होता है कि 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल से लेके, लेट मी चेंज द पेन, रेड ठीक रहेगा। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का जो टाइम है उसको हमने क्या लिया हुआ है, फाइनेंशियल ईयर लिया हुआ है। अच्छा सर, जनवरी से दिसंबर क्यों फाइनेंशियल ईयर नहीं लिया? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च को कोई क्यों फाइनेंशियल ईयर लिया? वैसे तो हम ये पूरी जानकारी बजट चैप्टर में पढ़ेंगे, पर एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए, अप्रैल से पहले राबी का सीजन आता है। अब राबी के सीजन में हमें मालूम चल जाता है क्रॉप कैसी हो रही है, मौसम कैसा है, जो फार्मर्स है हमारे वो खुश हैं कि परेशानी में है। उस हिसाब से हम एमएसपी कैलकुलेट करते हैं, उस हिसाब से हम फर्टिलाइजर सब्सिडी कैलकुलेट करते हैं, तब जाके हमारे लिए इजी हो जाता है कि भाई 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर हम उसे मान लेते हैं। और ये बहुत पुराने टाइम से चल रहा है, अंग्रेजों के जमाने से नियम चलते आ रहे हैं, इसलिए हम 1 अप्रैल से 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर मानते हैं। ठीक है, अच्छा बजट है, बजट समझ में आ गया होगा। हम भी हमारे परिवार में, बच्चन साहब भी अपने परिवार में, और गवर्नमेंट भी अपने देश में एक एस्टिमेट प्रेजेंट करती है
आने वाले फाइनेंशियल में कि कितना भाई इनकम करेंगे, कितना एक्सपेंडिचर करेंगे, इनका जो बैलेंस होता है, इनका जो डॉक्यूमेंट होता है उसे बोलते हैं बजटिंग करना, बजट डॉक्यूमेंट होना। ठीक है, चलिए हमारे देश में कौन बजट प्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में? हमारे देश में बजट प्रेजेंट करते हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, कहां प्रेजेंट करती हैं? पार्लियामेंट प्रेजेंट करती हैं। अगला सवाल है कि क्यों? मतलब ठीक है, बजट बना लिया, अपने घर में रखो ना भाई, क्यों पार्लियामेंट में क्यों दिखा रहे हो आप? अपने घर में रखो बजट, और सबको बताने की जरूरत क्या है? देखिए बजट, व्हाई द बजट प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट इन द पार्लियामेंट? क्यों? आंसर एक शब्द में आंसर है ट्रस्ट। जब गवर्नमेंट को चुना है हमने, आम जनता ने गवर्नमेंट को चुना है, गवर्नमेंट को अपना टैक्स जमा करते हैं कि गवर्नमेंट तुम 4-5 लोग गवर्नमेंट बन जाओ, तुम एमपी बन जाओ, तुम सीएम बन जाओ, आम जनता से बोलती है इलेक्शन करके, आम जनता टैक्स भी देती है। अब आम जनता ने सही करा है कि गलत करा है, इस बात का फैसला कहां पर हो जाता है? बजट में बहुत हद तक फैसला हो जाता है। अगर आम जनता 100 रुपए, अगर आम जनता से ये लोग 100 रुपए ले रहे हैं एज आ टैक्स, और वो 100 रुपए आम जनता के ऊपर खर्च नहीं कर रहे हैं, तो मतलब खराब गवर्नमेंट बनाई है। अगर 100 रुपए अगर आम जनता से लिए हैं और 100 रुपए से वो अपने लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, तो फिर खराब गवर्नमेंट बनाई है। गवर्नमेंट बीच पार्लियामेंट में, मतलब मंदिर ऑफ डेमोक्रेसी में बताती है पूरे देश को कि भाई तुमसे हमने इतने रुपए लिए हैं, टैक्स में, नॉन टैक्स में, अलग अलग तरीके से हमने इतने पैसे लिए हैं, और ये पैसा हम यहां पे खर्च कर रहे हैं, और यहां पे जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं उससे आपका ही भला होगा। जी राम जी स्कीम में खर्च कर रहे हैं हम एग्रीकल्चर में, हम सब्सिडी में, हम डिफेंस में, हम सड़क बनाने में, ट्रांसपोर्टेशन में, हम यहां पैसा खर्च कर रहे हैं, इससे आपका ही फायदा। आम जनता को दिखा रहे हैं कि भाई हमारा बजट इतने रुपए का था, 100 रुपए की हमारी इनकम थी, और हम कर रहे हैं 100 रुपए का ही एक्सपेंडिचर, तो हम एक्सपेंडिचर उस जगह पे कर रहे हैं जहां से आम जनता का, आम देशवासियों का भला हो पाए। ठीक है, इसलिए बजट कहां पेश करा जाता है? पार्लियामेंट पेश करा जाता है। एक एग्जांपल भी देखिए आप, एग्जांपल देखो आप, एक मिनिस्टर ने, सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे हमारे कमलनाथ जी, इन्होंने क्या करा, सरकारी जमीन में इन्होंने क्या करा, एक प्राइवेट रिजॉर्ट बनवा लिया। अब ये मिनिस्टर थे, एनवायरमेंट मिनिस्टर थे शायद, तो उन्होंने क्या करा, सरकारी जमीन में, अब पूरा देश इनके नाम, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने एक सरकारी जमीन में एक प्राइवेट रिजॉर्ट बनवा लिया। मतलब इनके चाचा के बेटे किसी ने रिजॉर्ट बना लिया, उनके ऊपर, उसके ऊपर सर पे हाथ था तो बना लिया। अच्छा ठीक है भाई, रिजॉर्ट बना लिया। अब उस रिजॉर्ट के पास रिवर थी, कौन सी? ब्यास रिवर। हिमाचल प्रदेश में बनाया रिजॉर्ट, रिवर कौन सी थी? ब्यास रिवर। अब ब्यास रिवर के वजह से वो रिजॉर्ट बर्बाद हो गया, तो इन्होंने क्या करा, अगले साल वो ब्यास रिवर का ही रास्ता बदलने लगे, जिससे बायोडायवर्सिटी में बहुत फर्क पड़ने लगा। तो फिर ये चीज देखी मेहता साहब ने। मेहता साहब एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैं, बहुत बड़े लॉयर हैं जो एनवायरमेंट के लड़ते हैं, बहुत अच्छे इंसान, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। तो मेहता साहब ने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया, बोला कि देखिए सर, ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, सरकारी जमीन पे अपना रिजॉर्ट बना रही है और एनवायरमेंट को खराब कर रही है। फिर जब ये बात सुप्रीम कोर्ट के पास गई और सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जांच करी, तब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि यार ये तो बात सही है, जो मेहता साहब जो आरोप लगा रहे थे वो तो बात सही है। तो सुप्रीम कोर्ट साहब ने गवर्नमेंट को बोला कि साहब, ये जो जमीन आपको देश ने काम दिया है, और ये जो जमीन आप सरकारी समझ के, अपनी समझ के जो यूज कर रहे हो, ये जमीन सरकार की नहीं है, ये जमीन आम जनता की है। अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, पब्लिक ने आपके ऊपर ट्रस्ट करके ये जमीन का मेंटेनेंस करने का काम आपको दिया है। आप इस पे रिजॉर्ट बना रहे हो, आप इसके मालिक नहीं हो, आम जनता इसकी मालिक है। आप कुछ सालों के लिए इसको मैनेज कर रहे हो आम जनता की तरफ से। ये बात बोली अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्ट। ये जो जमीन है इसके सिर्फ आप मैनेजर हो कुछ सालों के लिए, ये जमीन आपकी नहीं है। ये बोला सुप्रीम कोर्ट साहब ने। देखो, द डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एम्फासिस दैट अ गवर्नमेंट एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ पब्लिक रिसोर्स। गवर्नमेंट कस्टोडियन है पब्लिक रिसोर्स की, गवर्नमेंट मालिक नहीं है। यहां से बात क्लियर होती है। एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ केस में क्लियर होता है कि भाई गवर्नमेंट मालिक नहीं है प्रॉपर्टीज की। मालिक कौन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, जिसने आपकी गवर्नमेंट बनाई है,
वो मालिक है, आप लोग मालिक नहीं हो जो आप उनकी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट साहब ने बोला। आप और आप बस कस्टोडियन हो, मैनेजर हो जो मैनेज कर रहा है। असली मालिक कौन है? असली मालिक आम जनता है। तो गवर्नमेंट को क्या बनाना है? ट्रस्ट बनाना है। इसके लिए गवर्नमेंट क्या प्रेजेंट करती है? बजट प्रेजेंट करती है कि भाई इतनी जगह पर ये जगह आपकी है। आम जनता को बताती है गवर्नमेंट कि सरकार, मतलब आम जनता, आप लोग आम जनता तो हो पर आप लोग आम नहीं हो, आपकी वजह से हम लोग हैं। ये जमीन आपकी है, ये पैसा आपका है, हमने आपसे पैसे लिए और आपके लिए ही हम यहां पर पैसे लगा रहे हैं। ये बताती है गवर्नमेंट बजट प्रेजेंट करके। समझ में आया वाली बात? चलिए, बजट प्रेजेंट करने का कारण पता चल गया। ठीक है, बजट में क्या होता है? इनकम होता है और एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट के पर्स में, गवर्नमेंट को पैसे खर्च तो कर रहे हैं, पर गवर्नमेंट के पर्स में ये पैसे आएंगे कैसे? ये इनकम कैसे आएगी? अगला सवाल ये है ना, पैसे कहां से आएंगे? ठीक है, तो गवर्नमेंट जब पैसे लेने का तरीका क्या बोलते हैं? टैक्सेशन। जो गवर्नमेंट का मेजर सोर्स है जहां से पैसे आते हैं उसे क्या बोलते हैं? टैक्स। टैक्स लेके गवर्नमेंट पैसे लेती है। और फिर गवर्नमेंट को खर्चे क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। इनकम की जगह कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम? टैक्सेशन। और खर्चे की जगह हम एक्सपेंडिचर यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा बहुत तो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, पूरा पूरा परिवार की इनकम तो हम पढ़ नहीं रहे, है ना। तो ये है टैक्सेशन और ये है एक्सपेंडिचर। ठीक है, अच्छा, अब ये है भाई गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है। अब डेमोक्रेसी में अगर आपको आम जनता से पैसे लेने हैं, टैक्स लेना है, तो ऐसे तो बोलोगे नहीं भाई कि भाई ओए आम जनता चलो लाओ पैसे दो, लाओ पैसे दो, लाओ पैसे दो, तुम्हारी फसल कटी है पैसे दो, तुमने जमीन बेची पैसे दे दो हमें भी। ऐसा तो बोलेगी ना, बोलेगी नहीं ना गवर्नमेंट। ऐसा तो अंग्रेजों का राज होता था। गवर्नमेंट अगर चाहती है आम जनता से टैक्स लेना, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? एक बिल पेश करेगी पार्लियामेंट में। उस बिल का नाम बोलते हैं हम फाइनेंशियल बिल। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल बिल। वैसे ही अगर गवर्नमेंट को पैसे निकालने हैं इस पर्स से, तो कौन सा बिल पेश करना पड़ेगा? अप्रोप्रिएशन बिल। कौन सा बिल प्रेजेंट करना पड़ेगा? अप्रोप्रिएशन बिल। इनके सबके अपने अपने आर्टिकल हैं। ठीक है, वो आर्टिकल याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना याद कर लो कि गवर्नमेंट अपने पर्स में, गवर्नमेंट को अपना खर्चे उठाने हैं तो अपने पर्स में पैसे लाने पड़ेंगे। अपने पर्स में पैसे लाने के लिए वो टैक्स लेती है। टैक्स वो कैसे लेगी? टैक्स वो फाइनेंशियल बिल को वो पार्लियामेंट प्रेजेंट करेगी, फिर पार्लियामेंट से अनुमति लेगी कि साहब हमें पैसे चाहिए, तब पार्लियामेंट अनुमति देगा गवर्नमेंट को कि भाई पैसे ले लो आप। ठीक है, फाइनेंशियल बिल प्रेजेंट करके। उसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल, मतलब इस पर्स से अगर पैसे निकालने हैं तो कौन सा बिल पास करना पड़ेगा? अप्रोप्रिएशन बिल पास करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया इनकम और एक्सपेंडिचर कैसे होने वाला है, ये सुन लो आप। ठीक है, अच्छा, गवर्नमेंट का पर्स, ठीक है, बजट है ये। अब बजट को क्या, बजट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि बजट शब्द लिखा हुआ है क्या? हम बजट 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 बोल रहे हैं हम शुरू से, मैंने एग्जांपल भी आपको बजट से दे दिया। क्या बजट शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 112 कौन सा शब्द लिखा हुआ है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मैं पीपीटी को पीडीएफ में चेंज कर रहा था, इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, उसको थोड़ा सा एक्सक्यूज करना। हम बात कर रहे हैं क्या बजट शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। आम बोल भाषा में से बजट बोलते हैं। मैंने भी आपको आम बोलचाल की भाषा में ये चैप्टर समझाने की शुरुआत करी थी, पर हमें तो अल्टीमेटली पढ़ना इकोनॉमिक्स है, हमें देना तो यूपीएससी है, तो हमें की टर्म्स पता होने चाहिए। तो की टर्म्स ये है कि बजट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। आर्टिकल 112 में इनकम और एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट करने को बजट शब्द ना यूज करके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एनुअल साल भर की, फाइनेंशियल देश के फाइनेंस की, स्टेटमेंट किसकी स्टेटमेंट रही है? इनकम और एक्सपेंडिचर की स्टेटमेंट है, पूरे साल भर की देश की स्टेटमेंट है ये क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 112। ये वाली बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आर्टिकल 112। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं।
ठीक है। फाइनल क्या है? एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, पैसे आना कैसे आएगा पैसा, इनकम बिल से, पैसे कैसे खर्च करेंगे, अप्रोप्रिएशन से, बिल से, ठीक है। हमारा ये है गवर्नमेंट का पर्स, क्लियर। अच्छा सर आपने बता दिया बजट कितना, बजट क्या होता है, आपने बता दिया कि बजट में मतलब बजट के लिए इनकम होता है, एक्सपेंडिचर होता है, इनकम कैसे लेंगे आपने बता दिया, एक्सपेंडिचर कैसे करेंगे बता दिया आपने ये बता दिया कि बजट को कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पर सर आपने ये नहीं बताया कि हमारे देश का बजट कितना है, आपने हमें ये नहीं बताया कि कितने अमाउंट का बजट देश का है। 100 रुपए का बजट है, 200 रुपए का बजट है, 1000 रुपए का बजट है, कितने रुपए का बजट है हमारे देश का। हमारे घर का बजट तो सर 10,000 रुपए है। 10,000 रुपए में हमारे घर में सब्जी आ जाती है, तेल सामान राशन सब आ जाता है। हमारे देश का, हमारे घर का बजट है 10,000 रुपए सर। अब आप बताओ देश का बजट कितना है। तो मेरे भाइयों, मेरे घर का बजट, आपके घर का बजट हजारों में हो सकता है, 10,000 20,000 में हो सकता है, पर देश का बजट होता है लाख करोड़ में होता है। और हमारे देश का बजट है 53 लाख करोड़, 53 लाख करोड़। अच्छा 53 लाख तो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है 53 लाख करोड़। तो क्या हमारे देश का बजट पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज से कैसा, ज्यादा होता है, कम होता है, क्या होता है, एक बार वो भी देख लेते हैं ताकि हमारी आंखें खुल जाए। हमारा इतना बड़ा देश है, देखो हमारे देश का जो बजट है, इंडिया का जो बजट है, $1 बिलियन भूल जाओ, ये देखो आप, हमारे भारत देश का जो बजट है वो 53 लाख करोड़, कितना है 53 लाख करोड़। अब यूएसए का देख लो आप एक बार भाई, हमारे देश का बजट है 53 लाख करोड़, यूएसए कितना है, यूएसए का है 673 लाख करोड़। अपन इसे 650 मान लेते हैं, अपना बजट 50 मान लेते हैं। अब बताओ कितना ज्यादा है, 5 5 1 5, आगे क्या होगा 13 टाइम्स ज्यादा है, 13 गुना। तेरह गुना बजट ज्यादा है किसका, यूएसए का। अमेरिका के बजट हमसे कितना ज्यादा है, 13 गुना ज्यादा है। चाइना देखो हमारा पड़ोसी देश, 373 लाख करोड़ चाइना का बजट है, इसको मान लेते हैं 350 मान लेते हैं। तो बताओ आंसर कितना होगा, 7 पंजा 35, 7 गुना किसका है, चाइना का है। और हमसे ऊपर कौन सी कंट्री है, जर्मनी है। ये देखो देश में, देश की जो आप जीडीपी का देश पढ़ते रहते हो ना, कि हमारा देश वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट जीडीपी हो गया है। हमने सबने नमस्ते नमस्ते लंदन पिक्चर देखी हुई है, उसमें अक्षय कुमार की स्पीच हुई है कि भाई इंडिया का जीडीपी इतना ज्यादा है, आए दिन न्यूज में आता रहता है कि भाई इंडिया बहुत पावरफुल कंट्री है। तो सबसे पावरफुल जीडीपी किसका है, यूएसए का, फिर चाइना का, फिर जर्मनी का, और अब इंडिया का है। इंडिया का जीडीपी तो 4th नंबर पे है, हम इंडिया के जीडीपी में, मतलब हमारे देश की इनकम में तो 4th नंबर पे है। पर जरा फर्स्ट नंबर से आप कंपेयर करके तो आपको असली पिक्चर मालूम चलेगी। फर्स्ट देश से हमारा जो देश का बजट है वो 13 गुना कम है, सेकंड कंट्री से हम 7 गुना, चाइना से, चाइना का बजट और हमारे बजट में 7 गुने का डिफरेंस है। और तीसरा देश है जर्मनी, जर्मनी का बजट और हमारा बजट लगभग बराबर है। खुशी की बात है क्या ये, क्या ये खुशी की बात है कि जर्मनी का बजट और हमारा बजट दोनों का बराबर बजट है? ये खुशी की बात नहीं है। क्यों नहीं है, हमारे देश का साइज देखो और जर्मनी देश का साइज देखो। हमारे देश का बजट इतने बड़े एरिया में 144 करोड़ पॉपुलेशन के लिए बजट, हमारे देश का बजट ये 50 लाख करोड़ पूरे 144 करोड़ पीपल के लिए है, एक इतने बड़े देश के लिए है। कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से लेके वो आसाम, अरुणाचल प्रदेश, वहां तक है बजट हमारा। कोई इतने पूरे एरिया में 50 लाख करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। जब आप जर्मनी का बजट देखो, जर्मनी बहुत छोटी कंट्री है और वहां की पॉपुलेशन हमसे तो बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा, मतलब आप समझ लो यूपी समझ लो आप। और उनका बजट कितना है, 55 लाख करोड़, हमारे बराबर है। समझ रहे हो आप? तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, हमारे देश का बजट 53 लाख करोड़ है। कोई अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमारे देश का बजट अच्छा खासा बजट पिछले साल से इंप्रूव हुआ है। पर जहां पे हम कंपेयर करेंगे दूसरे देशों से, तब हमारा कंपैरिजन में हम क्या होते हैं, बहुत नीचे आते हैं। ये है जीडीपी के बेसिस में कंपैरिजन। अब देखो ये देखो, ये बजट कितना हो गया, 53 लाख करोड़ हमारे देश का बजट हो गया।
अब आप देखो किसका, अब आप देखो जीडीपी देखो आप एक बार, हमारे देश की जीडीपी है 357 लाख करोड़। कितना जीडीपी हमारे देश का? 357 लाख करोड़ हमारे देश का जीडीपी है। अगर उसे ट्रिलियन डॉलर में लेंगे तो 4.3 ट्रिलियन डॉलर अप्रोक्सीमेटली ये जीडीपी है। हमें कितना जीडीपी करना है? 5 ट्रिलियन डॉलर हमें क्या करना है? जीडीपी करना है। हमारा गोल क्या है? अल्टीमेटली 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, यह हमारा अल्टीमेट गोल है। पर अभी हमारा जीडीपी कितना है? 4.3% 4 ट्रिलियन जीडीपी है। और कैलकुलेशन में हिंदी में क्या है? 350 लाख करोड़ का जीडीपी है। तो आपको इजीली आप देख सकते हो कि देश का जीडीपी 50 लाख करोड़ का है। देश का बजट, देश का जीडीपी है 350 लाख करोड़ का। दोनों में बहुत डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस होने का कारण क्या है? दोनों में डिफरेंस होने का कारण है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देखो, हमारे देश का बजट, ये गवर्नमेंट ने इतने रुपए का इन्वेस्टमेंट इकट्ठा कर लिया, तो हम क्या करेंगे? इन्वेस्ट अब करेंगे उसका। ये गवर्नमेंट ने इकट्ठा करा है 350 लाख करोड़, मतलब ये हमारे देश का जीडीपी है। जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है? जीडीपी का फॉर्मूला होता है सी प्लस, मतलब आम जनता कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर बाय आम जनता, आई फॉर इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट बाय मतलब बिजनेसमैन, सी प्लस आई प्लस जी, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट प्लस एक्स माइनस एम माइनस इंपोर्ट। तो ये क्या होता है? हमारे देश का क्या है? ये जीडीपी है। अब इसमें देखो, गवर्नमेंट का रोल एक है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का रोल क्या है? ये दोनों का रोल है। अब बताना है आपको कि इन दोनों में से, मतलब जो जीडीपी है, जीडीपी में इन्वेस्टमेंट, जो प्राइवेट कंपनी है उसका रोल भी है, गवर्नमेंट उसका भी रोल है भी है, आम जनता जो कंजम्पशन कर रही है उसका रोल भी है, एक्सपोर्ट का भी रोल भी है और इंपोर्ट का रोल भी है। इंपोर्ट ज्यादा होगा जीडीपी कम हो जाएगा, इंपोर्ट कम है तो जीडीपी ज्यादा हो जाएगा। पर इन चारों में सबसे बड़ी जो इन्फ्लुएंशियल चीज है वो है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर का और आम जनता का कंजम्पशन। ये बहुत बड़े अमाउंट में है, जिसकी वजह से हमारे देश का जीडीपी क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। समझ रहे हैं आप बात को? इसलिए और भी हम समझेंगे, और भी हम अच्छा समझेंगे जब हम जीडीपी चैप्टर डिस्कस करेंगे, तब हम और भी अच्छे से इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे कि भाई जीडीपी क्या है, बजट क्या है। पर फिलहाल हम देख रहे हैं बजट, और हमने बजट देखा और बजट को हमने कंपेयर करा हमारे देश को, हमारे देश के बजट से हमारे देश के बजट को हमने बाकी के देशों से कंपेयर करा, तो हमें मालूम चला कि हमारे देश का बजट तो बहुत कम है। जर्मनी जैसी कंट्री, छोटी जो कंट्री है, तो हमारे देश के बराबर है, हमारे देश का बजट बहुत कम है। पाकिस्तान से देख लेते तो खुश हो जाएंगे। पाकिस्तान का बजट 5 लाख करोड़ है, हमारे देश का बजट 50 लाख करोड़ है। भाई खुश हो गए? हैप्पी हैप्पी हैप्पी। तो हम लोग खुश हो गए। ठीक है, ये वाली बात है। अब आ जाते हैं जीडीपी। जीडीपी का भी डेटा देख लो। जीडीपी भी कोई हम अच्छा नहीं कर रहे, ज्यादा अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये 400 लाख करोड़ रुपए लिखा है, अभी मैंने 300 दिखाया था, तो 353 रुपीज, $1 83 रुपीज के हिसाब से वो 350 था। ये 400 है, ये 90 के हिसाब से होगा। ठीक है, थोड़ा मतलब मनी की वैल्यू ऊपर नीचे हो रही है, जिसकी वजह से खर्चा नहीं आ रहा है। ठीक है, उसको आप इग्नोर करिएगा। अब आप देखो यूएसए का जीडीपी क्या है? 2000 लाख करोड़। 2000 लाख करोड़, 2000 में नहीं है, तो अराउंड 3 लाख करोड़ है। 3000 लाख करोड़ है। 3000 लाख करोड़ है। चाइना का कितना है? चाइना का 2000 लाख करोड़ है। जर्मनी का कितना है? जर्मनी का अराउंड 4.5 लाख करोड़ जर्मनी का। इंडिया कितना? इंडिया का 4 लाख करोड़ है इंडिया का। अब आप जीडीपी देखो, जर्मनी के जीडीपी से हमारा जीडीपी कितना कम है और यूएसए के जीडीपी से कितना कम है? 3,000 लाख करोड़ है। समझ में आ रहा है कितना? तो बहुत डिफरेंस है, बजट में भी बहुत डिफरेंस है, जीडीपी में भी बहुत डिफरेंस है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं आपको बस जो ये डेटा है ना उसको हजम करना सिखा रहा हूं आपको। अब आप म्युनिसिपैलिटी का डेटा देखो देश का। उत्तर प्रदेश का पहले स्टेट का देखो। उत्तर महाराष्ट्र का है 7.5 लाख करोड़। देश का बजट 50 लाख करोड़। सिर्फ उत्तर प्रदेश का बजट कितना है? 8 लाख करोड़ है। उत्तर प्रदेश का बजट 8 लाख करोड़ है। सबसे कम बजट किसका है? हिमाचल प्रदेश का है 58,000 करोड़ है। 58
करोड़ किसका है? हिमाचल प्रदेश का। अब आ जाओ म्युनिसिपैलिटीज में, ये डेटा याद नहीं करना, ये डेटा मैं आपको कंपैरिजन करके आपको फ्रेंड बना रहा हूं डेटा के साथ, आपको बताना चाह रहा हूं कि कितना रिलेशन है, कितना डिफरेंस, ताकि आप इजीली समझ पाओ। समझ रहे हो बात को? अब आ जाओ म्युनिसिपैलिटी का बजट देखो, बॉम्बे म्युनिसिपैलिटी का बजट 62,000 करोड़ है। 62,000 करोड़ बजट सिर्फ एक म्युनिसिपैलिटी का। ओ माय गॉड। जबकि अभी हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश एक स्टेट का बजट 58,000 करोड़ और म्युनिसिपैलिटी का बजट 62,000 करोड़। हाउ, कैसे इतना इतना मतलब हो सकता है? क्योंकि वहां पे ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है, ज्यादा इनकम हो रही है मुंबई में, इसलिए वहां का म्युनिसिपैलिटी का बजट ज्यादा है। जरा सोच के देखिए, हिमाचल प्रदेश इज लीड बाय पीएम, वहां पे पीएम है, लेजिस्लेचर है, वो पूरी लेजिस्लेचर 58,000 करोड़ का बजट लेकर चल रही है, और यहां पे एक बीएमसी एक आईएएस ऑफिसर 67,000 करोड़ का बजट मैनेज कर रहा है। 67,000 करोड़ का बजट। अब आपको थोड़ा सा दिखाता हूं, थोड़ा सा और देखो आप, इंडिया और पाकिस्तान का भी मैच हुआ, उसमें कितनी कमाई हुई है, इंडिया पाकिस्तान के मैच में कितनी कमाई हुई वो देखो आप। इंडिया पाकिस्तान के मैच की जो इनकम है वो 2,000 करोड़ से लेकर 4,000 करोड़ इनकम है एक मैच की। दिल्ली म्युनिसिपैलिटी का बजट देखो आप पहले, उसके बाद तो थोड़ा समझ पाओगे। दिल्ली म्युनिसिपैलिटी का बजट है 17,000 करोड़। 17,000 करोड़ दिल्ली म्युनिसिपैलिटी का बजट है, और 4,000 करोड़ 5,000 करोड़ तो हम एक मैच में कमा रहे हैं। प्राइवेट कंपनी एक मैच में स्पॉन्सरशिप, मीडिया, एडवर्टाइजमेंट सब लगा लोगों के 5,000 करोड़ रुपए कमा रही है कंपनी, प्राइवेट कंपनी। और देश की म्युनिसिपैलिटी 4,000 करोड़, मतलब साल भर दिल्ली पुलिस, दिल्ली की जो क्लीनलीनेस है, सड़क है, पूरे मैनेज करने का जो खर्चा है वो 17 करोड़ है। और एक मैच का, वो एक मैच भी 4 घंटे चलता होगा, 5 घंटे भी चलता होगा मैक्सिमम, उसका खर्चा देखो, उसमें जो पैसे आ रहे हैं वो है 5,000 करोड़। देखो आप, 5,000 करोड़ रुपए हैं, 4,500 5,000 करोड़ रुपए हैं। एक और बात देखो आप, लाडली बहना योजना देखो, ये सारी डेटा, मैं ना गवर्नमेंट की बुराई कर रहा हूं, ना मैं प्राइवेट की तारीफ कर रहा हूं, मेरा कहना और मेरा जो गोल है, और हमारी जो इंस्टीट्यूशन के जो लीडर हैं हजेला सर, प्रतीक हजेला सर, उनका जो गोल है वो गोल आप तक इजीली समझाना, इजीली आसान शब्दों में टफ इकोनॉमिक्स समझाना गोल है। तो उसके लिए हम इस बातें बता रहे हैं आप। अब आप देखो लाडली बहना योजना का, देखो आप, लाडली बहना योजना में गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है 23,000 करोड़ रुपए, साल भर का पैसा है 23,000 करोड़ रुपए। क्या ये 23,000 करोड़ रुपए जीडीपी में आएंगे? अगर गवर्नमेंट ने महिलाओं को, सपोज मान लो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने पेन दिखेगा नहीं, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने साल भर में महिलाओं को 23,000 करोड़ रुपए दे दिए, क्या ये जीडीपी का पार्ट होगा? नहीं होगा भाई साहब, नहीं होगा जीडीपी का पार्ट ये। ठीक है, पहली चीज क्यों नहीं होगा? क्योंकि जीडीपी तभी होता है जब कोई प्रोडक्शन होता है। अगर कोई प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा तो जीडीपी नहीं है, ये तो फ्री में पैसे बांटे जा रहे हैं, ये जीडीपी में इंक्लूड नहीं हो गए हैं। अच्छा, 23,000 करोड़ रुपए माने क्या होता है? दिल्ली का बजट था, मैंने बताया था अभी आपको, 17,000 करोड़ रुपए दिल्ली का बजट ही है, और मध्य प्रदेश में महिलाओं को 23,000 करोड़ रुपए दे दिए योजना के अंदर, 23,000 करोड़ रुपए, और ना ये जीडीपी में इंक्लूड है। तो इस तरीके से हमारा इंस्टीट्यूशन आपको सिखाना चाह रहा है क्या है ये, क्या 53 लाख करोड़ ये बस एक नंबर की तरह रटना नहीं है, इसको समझना है कि ये क्या है। समझ रहे हैं बात को? चलिए आगे देखते हैं। अब फिर से आते पर्स में, हमारे बजट में। अब बजट पर्स है, बजट पर पैसा लाना है, इनकम फाइनेंशियल बिल से हम पैसा लिया है यहाँ पे, और अप्रोप्रिएशन बिल से हम क्या कर दिया? एक्सपेंडिचर कर दिया। अब इस पर्स में क्या सिर्फ एक ही चेन है? क्या इस पर्स में 3-4 चेन है? क्या इस पर्स में 3-4 हिस्से हैं? क्या सारा का सारा पैसा ऐसे ही रख दिया जाता है? नहीं,
इन पैसों को तीन अलग अलग तरीके से रखा जाता है। एक तरीका है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक पैसे को अलग चेन में रखेंगे जिसको बोलेंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एक चेन है अकाउंट ऑफ इंडिया, एक चेन है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। जो सारा का सारा पैसा है टैक्स नॉन टैक्स से जो पैसा आया है वो रखा जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सारा का सारा पैसा मतलब ऑल रेवेन्यू, टैक्सेस, बोरोइंग, फंड, लोन, रिकवरीज, सारा का पैसा जहां से पैसा आ रहा है वो कहां पे मिलेगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दूसरी पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट में गवर्नमेंट वो पैसा रखती है जो पैसा गवर्नमेंट पेंशन फंड का पैसा रखती है गवर्नमेंट, उसके अंदर जो गवर्नमेंट आगे पैसे मैनेज करती है उसे गवर्नमेंट आम जनता को उसका इंटरेस्ट भी अवेलेबल कराती है। तो पब्लिक अकाउंट में कौन सा पैसा रखा जाएगा? जो गवर्नमेंट मैनेज ऑन बिहाफ ऑफ अदर सच एज प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ का जो पैसा है वो सब कहां पे रखा जाता है? यहां पे रखा जाता है। गवर्नमेंट उसे मैनेज करती है, इधर उधर इन्वेस्टमेंट करती है, गवर्नमेंट पैसे कमाती है और पैसे शेयर भी करती है आम जनता के साथ। तीसरा है कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी फंड क्या होता है? गवर्नमेंट कुछ पैसा एक तरफ रख लेती है जिसको गवर्नमेंट यूज करती है रिस्क के टाइम पे, डिजास्टर के टाइम पे यूज करती है। उस फंड को बोलते हैं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट अप्रूवल, जब जैसी अगर अटैक आ गया, जैसे अगर अर्थक्वेक आ गया, अब अर्थक्वेक से मैनेज करने के लिए हमारे पास कौन सा फंड है? कंटिजेंसी फंड है। अब कंटिजेंसी फंड से पैसा निकालना है अगर हमें, तो उस टाइम हम बिल पास करते नहीं निकलेंगे कि भाई पहले बिल पास हो फिर खर्चा करेंगे, ऐसा नहीं। पहले हम खर्चा कर लेंगे फिर बाद में पार्लियामेंट का अप्रूवल लेंगे, फिर बाद में पार्लियामेंट का अप्रूवल लेके खर्च करेंगे। तो कंटिजेंसी फंड में भी, कंटिजेंसी फंड से अगर पैसा निकालना है तो पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए। पब्लिक अकाउंट ऑफ फंड से भी पैसा निकालना है तो पार्लियामेंट का परमिशन नहीं चाहिए, क्योंकि हम मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट से मैनेज कर रही है। अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर पैसे निकालने हैं तो हमें क्या करना चाहिए? करना है पार्लियामेंट से परमिशन चाहिए। और पार्लियामेंट से परमिशन हमें कैसे मिलेगी? अप्रोप्रिएशन बिल पास करके। जब हम अप्रोप्रिएशन बिल पास करेंगे तब हमें पार्लियामेंट परमिट करेगा और तब हम जाके इसको पैसे को निकाल पाएंगे। ठीक है? वाई बजट इज इंपॉर्टेंट। अब अगला सवाल क्या है? बजट जरूरी क्यों है भाई? मतलब ठीक है, इनकम है, एक्सपेंडिचर है, ट्रस्ट करना था, ट्रस्ट कर लिया, पर आम जनता को इससे क्या फायदा होगा? आपके पास ये बताना था कि आपने कितने रुपए कमाए, आपने बता दिया, बस अपने घर घर जाओ। क्या इससे आम जनता को फायदा होगा? बिल्कुल होता है साहब। आम जनता को फायदा, देखो ये 4-5 ग्राउंड है। आम जनता को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। आम जनता को कैसे एम्प्लॉयमेंट मिलता है? एग्जाम्पल देखो, गवर्नमेंट ने जी राम जी स्कीम लॉन्च करी, पहले मनरेगा नाम था जिससे क्या करती है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल कराती है आम जनता को। ठीक है? तो ये क्या हो गया? फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट का अवेलेबल कराने का तरीका हो गया बजट से। गवर्नमेंट अगर जी राम जी स्कीम में अगर 100 रुपए खर्च करेगी तो सपोज 100 रुपए को 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। अगर गवर्नमेंट 2000 रुपए खर्च करेगी तो ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अगर गवर्नमेंट 2 लाख रुपए खर्च करेगी तो और ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अगर गवर्नमेंट 2 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करेगी तो और ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इस समय बताना चाह रहा हूं आपको कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है? बजट से कंट्रोल कर सकती है देश में एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट को। ठीक है? पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब दूसरा देखो, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। गवर्नमेंट इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकती है बजट से। कैसे कंट्रोल कर सकती है? देखो, इन्फ्लेशन तब होता है जब मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा होती है। मार्केट में मनी सप्लाई अगर ज्यादा है तो इन्फ्लेशन हो सकता है। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? टैक्स बढ़ा के मार्केट में मनी सप्लाई क्या कर सकती है? कम कर सकती है। मार्केट में मनी सप्लाई कम कर सकती है, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है। ये हो गया हाउ बजट कैन कंट्रोल इन्फ्लेशन। तीसरा है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे कर सकती है गवर्नमेंट? बजट में क्या कर दे? गवर्नमेंट बजट में बोल दे कि हम क्या करेंगे? कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कर दें। क्या करेंगे? गवर्नमेंट ने बोल दे कि कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कर देंगी। तो अगर गवर्नमेंट कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करेगी तो आम जनता के लिए बिजनेस करना आसान हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। ठीक है? अगर सपोज एग्जांपल सुनो आप, पहले एग्जांपल समझ में आएगा। कैपिटल में इन्वेस्टमेंट माने क्या होता है वो सुनो आप। गवर्नमेंट 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकती है। गवर्नमेंट बोल दे कि 100 रुपए से हम आम जनता को खाना खिलाएंगे सिर्फ, या फिर ये बोलते कि खाना खिलाएंगे, या फिर बोलते कि
मिड डे मील, 100 रुपए मिड डे मील में खर्च कर दिया गवर्नमेंट ने, एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया गवर्नमेंट ने 100 रुपए खर्च कर दिया एक कंपनी खोलने में, खर्च कर दिया। क्या में खर्च कर दिया? एक स्टील कंपनी खोलने में खर्च कर दिया। अब बताओ किस इन्वेस्टमेंट में ज्यादा जल्दी ज्यादा अमाउंट में पैसा आ सकता है? मिड डे मील का तो एग्जांपल मैंने थोड़ा गलत ले लिया, इसको मिड डे मील ना लेके, मिड डे मील अच्छी चीज होती है, लेके मैं लेता हूं सपोज 100 रुपए गवर्नमेंट ने क्या कर दी, कौन सी स्कीम थी इस विमेन को दे दिया, ₹100 गवर्नमेंट ने विमेन को दे दी खर्चा करने के लिए, ऐसे इलेक्शन जीतने के लिए, और ₹100 गवर्नमेंट ने कर दी स्टील प्लांट में लगा दी, स्टील कंपनी खोलने के लिए लगा दिया। अब बताओ किस इन्वेस्टमेंट से पैसे गवर्नमेंट ज्यादा पैसे कमाएगी? गवर्नमेंट ज्यादा पैसे कमाएगी यहां पर पैसे इन्वेस्टमेंट करके। तो इस इन्वेस्टमेंट बोलेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और कैपिटल में जब इन्वेस्टमेंट करा है तो गवर्नमेंट का ग्रोथ होगी, देश की ग्रोथ होगी। ठीक है, फिर है इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे कर सकती है गवर्नमेंट बजट से? गवर्नमेंट ये बोल दे कि भाई जो इंसान 1 करोड़ रुपए कमा रहा है उस पर लगेंगे 10% टैक्स। 10% को बोले, हम तो बोलेंगे ऐसा कि भाई जो इंसान 1 लाख रुपए कमा रहा है उस पर लगेगा 10% टैक्स। गवर्नमेंट बोल दे जो 10 लाख कमा रहा है उस पर लगेगा 20% टैक्स, और जो इंसान 30 लाख कमा रहा है उस पर लगेगा 30% टैक्स। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, जो इंसान कम पैसे कमा रहा है उससे कम टैक्स ले लिया, जो ज्यादा कमा रहा है उससे के लिए ज्यादा टैक्स ले लिया। तो इसे बोलेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ। और ये अमीर लोगों से पैसे लेके गवर्नमेंट ने क्या करा, इन गरीब लोगों में पैसा खर्च कर दिया। तो इससे क्या हो जाएगा, इंक्लूसिव ग्रोथ। सस्ते राशन अवेलेबल करा दिया, सस्ती सब्सिडी अवेलेबल करा दिया, फर्टिलाइजर, सीड और जो सड़कें वड़कें बना दी गरीब लोगों के लिए। तो क्या हो जाएगा, इसे इंक्लूसिव ग्रोथ। अमीर लोगों से ज्यादा टैक्स, गरीब लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, कैपिटल बना दिया बजट का नाम लेके। इसे बोलेंगे देश में इंक्लूसिव ग्रोथ बोलेंगे। रीजनली बैलेंस ग्रोथ। रीजनली बैलेंस ग्रोथ मतलब अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि भाई तमिलनाडु में तो बहुत अच्छा ग्रोथ हो रही है, तमिलनाडु में अच्छा खासा कैपिटल है, तमिलनाडु के लोग पढ़े लिखे हैं, पर बेचारे बिहार के लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बिहार में ज्यादा पैसा खर्च करेगी। या फिर गवर्नमेंट को ऐसा लगेगा कि जम्मू कश्मीर के लोग पढ़े लिखे नहीं है, या फिर जम्मू कश्मीर में स्टेबिलिटी नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, तमिलनाडु में पैसे न लगा के गवर्नमेंट पैसे लगाएगी जम्मू कश्मीर में या बिहार में या झारखंड में लगाएगी, ताकि पूरा देश ग्रो हो पाए। देश का एक हिस्सा ग्रो ना हो जाए, पूरा देश इक्विटेबल ग्रोथ हो। गवर्नमेंट ऐसा भी कर सकती है बजट में। तो ये चौथा फायदा होगा। इंश्योरिंग एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट इंश्योर कर सकती है। देखो अब एक्सचेंज रेट समझने के लिए मैं आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट समझाना पड़ेगा, पर आप इतना समझ लो कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, बजट कुछ इस तरीके से बनाए जिससे क्या हो जाए, हमारे देश का एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाए। या फिर ये कहते गवर्नमेंट कि एक्सपोर्ट में बिल्कुल भी हम टैक्स नहीं लेंगे, और अगर जो भी इंसान इंपोर्ट करेगा उस पे क्या लेंगे, हम बहुत सारा टैक्स लेंगे। अगर गवर्नमेंट ऐसा नियम बना देगी बजट में, तो लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, इंपोर्ट कम करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, हमारे करेंसी की जो वैल्यू है, जो हमारे करेंसी की वैल्यू है वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ये भी एक फायदा है। तो ये सारे क्या है, फायदे हैं। ये सारे क्या हैं, बजट क्यों प्रेजेंट करते हैं, बजट से क्या क्या चेंज हो सकते हैं, पॉजिटिव क्या क्या चेंज हो सकते हैं इकोनॉमी में, वो सारी बातें मैंने आपको बताई है। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो आप बात को? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है मैंने बताता हूं आपको। में क्या लिखा था, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा था। अब कॉन्स्टिट्यूशन में बजट के नाम पे लिखा है कि भाई देखो, आर्टिकल 112 रिक्वायर्स दैट estimate of expenses be presented or on revenue and other account। मतलब आर्टिकल 112 में लिखा है कि भाई साहब बजट प्रेजेंट करना है, मतलब क्या बोला है, एस्टिमेट प्रेजेंट करना है। एस्टिमेट राइटिंग में लिखता हूं, एस्टिमेट प्रेजेंट करना है किसका, एक्सपेंसेस का और रेवेन्यू का। एस्टिमेट प्रेजेंट करना है रेवेन्यू का और एक्सपेंसेस का एस्टिमेट प्रेजेंट करना है। ठीक है, रेवेन्यू एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंस, हाँ, और
एस्टिमेट एक्सपेंसेस विल बी प्रेजेंट और रेवेन्यू एंड अदर। हाँ देखो नहीं, एस्टिमेट प्रेजेंट करना है रेवेन्यू, एस्टिमेट प्रेजेंट करना है एक्सपेंडिचर ऑफ, एस्टिमेट प्रेजेंट करना है एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू एंड अदर अकाउंट, एंड अदर अकाउंट। ये क्या लिखा है, कौन लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा और अच्छा लिखता हूं, मतलब इसको मैं अगर और अच्छे से लिखना चाहूं तो मैं ऐसा लिखूंगा। देखो हमने क्या प्रेजेंट करा है, एस्टिमेट प्रेजेंट करा है, अरे यार हमने क्या प्रेजेंट करा है, एस्टिमेट प्रेजेंट करा है रेवेन्यू का और अदर अकाउंट। अदर अकाउंट की जगह हमने क्या करा है, बजट, कैपिटल बजट प्रेजेंट करा है। देखो आर्टिकल 112 में लिखा हुआ है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन हमें बोलता है कि आपको एस्टिमेट प्रेजेंट करना है। किसका एस्टिमेट प्रेजेंट करना है, एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट प्रेजेंट करना है। किस किस सेक्शन में प्रेजेंट करना है, रेवेन्यू में एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट प्रेजेंट करना है और अदर अकाउंट में एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट प्रेजेंट करना है अदर अकाउंट में। ये बोला है बजट में। अब अदर अकाउंट में लिखा कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अदर अकाउंट को हम कौन सा अकाउंट बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कैपिटल बजट, कैपिटल अकाउंट। ये वाली बात याद रखना, पेपर में आ सकती है। क्या रेवेन्यू बजट मेंशन है कैपिटल में, वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है? हाँ है, रेवेन्यू बजट मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या बजट मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं है। क्या मेंशन है, अदर अकाउंट मेंशन है। क्या बजट मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन है। आर्टिकल 112 क्या है, आर्टिकल 112 बोलता है कि भाई साहब प्रेजेंट करो, गवर्नमेंट को बोलता है भाई साहब प्रेजेंट करो, एस्टिमेट प्रेजेंट करो। एस्टिमेट किसके एस्टिमेट प्रेजेंट करो, रेवेन्यू के एस्टिमेट प्रेजेंट करो, एक्सपेंडिचर रेवेन्यू अकाउंट के अंदर और अदर अकाउंट के अंदर एक्सपेंडिचर प्रेजेंट करो। अदर अकाउंट की जगह हमने क्या लगा दिया, आम जनता आजकल क्या करती है, कैपिटल वाले हैं। अब हम देखने वाले हैं बजट एस्टिमेट ऑन द टर्म ऑफ रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, और हम सिर्फ एक्सपेंडिचर नहीं देखने वाले जो कि हमें पार्लियामेंट, जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है। जैसा मगर जो बजट प्रेजेंट करती है ना गवर्नमेंट जो बजट प्रेजेंट करती है उसमें गवर्नमेंट सिर्फ एक्सपेंडिचर नहीं बताती, गवर्नमेंट उसमें इनकम भी बताती है, गवर्नमेंट उसमें रिसिप्ट भी बताती है। तो हमने क्या करा है, रिसिप्ट भी डाला है, हमने रेवेन्यू में रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर भी डाला है, हमने कैपिटल में रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर डाला है, ठीक है। तो बजट को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, रेवेन्यू बजट और एक होता है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में हम जो इनकम है, एक्सपेंडिचर है, वो कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल बजट के भी अंदर हम रेवेन्यू, इनकम और एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करते हैं। रेवेन्यू अकाउंट के अंदर, रेवेन्यू बजट के अंदर जो हम इनकम और एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करते हैं, रेवेन्यू अकाउंट के अंदर जो हम इनकम एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करते हैं, वो डेली का जो मेंटेन, देश को मेंटेन करने में जो खर्चा लगता है वो हम इसमें मेंशन करते हैं। किसके अंदर, रेवेन्यू के अंदर। रेवेन्यू के अंदर हम जो देश को चलाने में, देश में सैलरी देने में, डिफेंस में, लोन देने में, देश की अलग अलग स्टेट को ग्रांट देने में, देश की सब्सिडी देने में, देश में आम जनता को सैलरी देने में जो पैसा खर्च होता है, जो ये नॉर्मल देश को चलाने में जो पैसा खर्च होता है, वो आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। दूसरा सेक्शन है रेवेन्यू। रेवेन्यू रिसिप्ट में वो पैसा, रिसिप्ट मतलब इनकम, रिसिप्ट मतलब इनकम। रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर वो पैसे आते हैं जो देश को चलाने में जो हम पैसा लेते हैं, जैसे टैक्स में, नॉन टैक्स में, फाइन ले लिया हमने, डिविडेंड, हमने कंपनी खोली है, हमने सपोज बीएसएनएल कंपनी खोली है, तो बीएसएनएल पैसा, कंपनी कुछ पैसा कमाएगी, तो वो पैसा जो गवर्नमेंट के पास आएगा वो पैसा। इंटरेस्ट रिसीव, जो हमने गवर्नमेंट ने किसी को लोन दे दिया तो वहां से जो इंटरेस्ट आ रहा है वो गवर्नमेंट को किसी ने, सपोज जापान गवर्नमेंट ने इंडिया गवर्नमेंट को कुछ ग्रांट दे दिया, फ्री में पैसे दे दिए, वो पैसा किसके अंदर जाएगा, नॉन टैक्स रिसीव में। सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट की रेलवे है, अब रेलवे टिकट बेचती है, तो टिकट बेचने से जो गवर्नमेंट पैसा कमाती है वो सारा पैसा किसके अंदर आ जाएगा, नॉन टैक्स के अंदर आएगा। और दूसरा जो रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा वो आएगा टैक्स और मतलब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स आएगा, ठीक है। रिसिप्ट के अंदर दो पैसा है, एक टैक्स पैसा और एक नॉन टैक्स पैसा। टैक्स के अंदर कौन सा पैसे आएंगे, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। नॉन टैक्स के अंदर आएंगे ये वाले पैसे,
क्लियर? ये है रेवेन्यू रिसिप्ट। अब आते दूसरा कौन सा हिस्सा है, देखो दूसरा है कैपिटल रिसिप्ट है। कैपिटल रिसिप्ट में कैपिटल बजट है। कैपिटल बजट के अंदर अगेन दो पार्ट है, एक है रिसिप्ट और एक है एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट में कौन कौन से होता है, डेट और नॉन डेट, मतलब कर्जा लेके पैसा आ रहा है और नॉन कर्जा लेके पैसा आ रहा है। कर्जा लेके पैसा कहां से ले सकते हो, देश के अंदर से कर्जा ले सकते हो, देश के बाहर से कर्जा ले सकते हो। नॉन डेट मतलब लिखा हुआ है डिसइन्वेस्टमेंट और लोन रिकवरी। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ने अपनी कंपनी बेच दी, LIC कंपनी थी गवर्नमेंट की, 20% शेयर बेच दिए, 50% शेयर बेच दिए, उससे जो पैसा आएगा वो नॉन डेट पैसा होगा। लोन रिकवरी, गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया था, उसने गवर्नमेंट को प्रिंसिपल वापस कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, लोन रिकवरी हो जाएगा, रिसिप्ट में पैसा आ गया। एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कैपिटल बजट में एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल बजट में एक्सपेंडिचर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। लोन गिवन टू बाय यूनियन टू स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे रही है। इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट इन शेयर एंड बॉन्ड, यूनियन रिपेइंग लोन प्रिंसिपल, यूनियन गवर्नमेंट ने किसी से लोन लिया है, प्रिंसिपल चुका रही किसी के भाई, तो वो कौन सा जगह, वो कैपिटल बजट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये सारा है रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। एक बार फिर से इसको समझाता हूं मैं आपको, आगे बस समरी बता रहा हूं, बहुत थोड़ा सा मुश्किल है। बजट को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। बजट है क्या, बजट है भाई डॉक्यूमेंट है जो बता रहा है कि भाई आपकी इनकम कितनी है, एस्टिमेट है इनकम और एक्सपेंडिचर क्या है, बजट एस्टिमेट है इनकम और एक्सपेंडिचर का बजट। अब इनकम और एक्सपेंडिचर एक साथ नहीं लिया गया, अलग अलग करके लिया है। इनकम रेवेन्यू से कितनी, रेवेन्यू सिस्टम से कितनी इनकम और एक्सपेंडिचर हो रही है वो देख लो आप। कैपिटल बजट से कितनी इनकम और एक्सपेंडिचर हो रही है वो दोनों अलग कर दिया है। रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में क्या डिफरेंस है, रेवेन्यू बजट मतलब नॉर्मल जो देश को चलाने में जो खर्चा हो रहा है, देश को चलाने में जो पैसा आ रहा है वो पैसा होता है रेवेन्यू का रिसिप्ट, रेवेन्यू का खर्चा, रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जो पैसा हमें अपना कैपिटल बेच के या फिर लाइबिलिटी क्रिएट करके जो पैसा आ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को, दो चीजें, अपना असेट बेच के और दूसरा लाइबिलिटी क्रिएट करके जो पैसा आ रहा है वो पैसा किसके अंदर आएगा, कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आएगा। और असेट पैसा खर्च हो रहा है और लाइबिलिटी रिड्यूस करने में जो पैसा खर्च हो रहा है वो पैसा एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा, वो पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको समझना है। बहुत सारे बच्चे बजट में यही समझ नहीं पाते कि रेवेन्यू क्या होता है, कैपिटल माने क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट में कौन सा पैसा आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कौन सा पैसा खर्च होता है, कैपिटल रिसिप्ट में कौन सा पैसा खर्च होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में कौन सा पैसा खर्च होता है। वो आम जनता को, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है। अब इसको थोड़ा सा और जनरल करते हैं, थोड़ा सा और आखिरी का है, बस थोड़ा सा और करते हैं। ये है बजट, ये हमारा बजट है, ये कैपिटल बजट है। रेवेन्यू रिसिप्ट में अगर सपोज देश का, हमने बात करी ना, देश का बजट कितना है, देश का बजट है 53 लाख करोड़। कितना बजट है देश का, 53 लाख करोड़ देश का बजट है। अब 53 लाख में से कितना पैसा कहां से आया वो देखो। देश में रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी हुई है, 66% रेवेन्यू रिसिप्ट हुई है, मतलब टैक्स से पैसा बहुत आया है। टैक्स और नॉन टैक्स से पैसा 66% पैसा, मतलब लाख करोड़ से 50 लाख करोड़ का 66% पैसा कहां से आया, यहां से आया, टैक्स और नॉन टैक्स से आया है। फिर 33% पैसा यहां से आया है, यहां से मतलब लोन लेके डिस इन्वेस्टमेंट करके पैसा यहां से आया है। ठीक है, 33% पैसा, 66% पैसा यहां से है। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई। अब आगे देखो, आगे भी क्या क्या है। अब देखो टैक्स में, रेवेन्यू रिसिप्ट में 66% आया है, इसमें भी 53% कहां से आया है, टैक्स से आया है, और नॉन टैक्स से कितना आया है, 12% आया है। 33% हमें कैपिटल रिसिप्ट से आया है। कैपिटल रिसिप्ट में दो हिस्सा है, डेट और नॉन डेट, मतलब उधार लेके और उधार ना लेके। तो 33% में से 31% तो पैसा उधार लेके आया है, 33% पैसा उधार लेके आया है।
और ये 66% रिसिप्ट थी ना, इसमें 53% टैक्स से आया है, बस 12% नॉन टैक्स से आया है। ठीक है, अब आगे देखो 0.7% सिर्फ यहां से आया। देखो 33% में से 31% यहां से, 0.7% नॉन डेप्ट से आया। और एक्सपेंडिचर देखो, एक्सपेंडिचर कैपिटल में एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, 22% एक्सपेंडिचर हो रहा है कैपिटल में। और रेवेन्यू में जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो कितना परसेंट हो रहा है, 77% रेवेन्यू में एक्सपेंडिचर हो रहा है। रेवेन्यू में कम पैसा आ रहा है, ज्यादा पैसा क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है। 66% पैसा रेवेन्यू से आ रहा है और खर्च कितना हो रहा है, 77% रुपए कहां पे खर्च हो रहा है, एक्सपेंड। कैपिटल रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर देखो, कैपिटल रिसिप्ट में 33% पैसा कैपिटल रिसिप्ट में आ रहा है, 22% पैसा सिर्फ एक्सपेंडिचर। यहां पे ज्यादा पैसा आ रहा है, कम पैसा खर्च हो रहा है। अब आप मुझे बताओ कौन सा एक्सपेंडिचर ज्यादा अच्छा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा अच्छा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होना चाहिए? कौन सा एक्सपेंडिचर ज्यादा होना चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होना चाहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होना चाहिए? देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से पैसा खर्च कहां हो रहा है, देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से पैसा खर्च हो रहा है डिफेंस में, सैलरी देने में, सब्सिडी देने में, ग्रांट देने में, इंटरेस्ट देने में खर्च हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट खर्चा है। अगर हमें खर्चा नहीं भरेंगे तो देश चल ही नहीं पाएगा, एक दिन भी देश नहीं चल पाएगा। इंपॉर्टेंट खर्चा है, पर इस खर्चे से बस देश चलेगा, देश ग्रो नहीं हो पाएगा। अगर देश को ग्रो करना है तो हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है असेट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे खर्च करना, लोन देना स्टेट को, और स्टेट उस लोन से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, कोई असेट बनाए, कंपनी बनाए, सड़क बनाए, डिफेंस में पैसा खर्च करे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट इन शेयर एंड बॉन्ड में, यूनियन रिपेइंग लोन, अगर हमारी गवर्नमेंट लोन का प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर देगी तो हमारा अगले साल से भाई इंटरेस्ट तो नहीं जाएगा, अपना ब्याज तो नहीं जाएगा अगले साल से। तो कैपिटल में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करना बहुत जरूरी होता है, जो कि बहुत कम है। ये प्रॉब्लम हमारे बजट के साथ। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, कम है, ये प्रॉब्लम है। रेवेन्यू में कौन सा एक्सपेंडिचर आता है वो पता चल गया आपको, और कैपिटल में कौन सा एक्सपेंडिचर आता है वो पता चल गया आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर है। कैपिटल माने क्या होता है, रेवेन्यू माने क्या होता है, मालूम होना चाहिए। कैपिटल में दो शब्द याद रखो, मैं फिर से बता रहा हूं आपको कि भाई असेट एंड लायबिलिटीज। जब असेट लॉस हो, जब लायबिलिटी क्रिएट हो, तो वो कौन सा होगा, रिसिप्ट होगा, कैपिटल रिसिप्ट होगा। जब असेट क्रिएट हो और लायबिलिटी रिड्यूस हो तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। और असेट का इंक्रीज होना सबसे ज्यादा जरूरी बात है, सबसे ज्यादा जरूरी बात है असेट का इंक्रीज होना। समझ में आ रहा है बात को आपको? चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आगे आने वाली क्लास में हम बजट एस्टिमेट क्या होता है, और जो भी बजट इंपॉर्टेंट क्यों है, बजट में क्या क्या चेंज करेंगे, अमेंडमेंट करे गए, रेलवे बजट क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स की डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे और बाय बाय।